नमस्कार। आप इस वीडियो में भाषाई सर्वेक्षण प्रपत्र में इस्तेमाल किए गए कुछ शब्दों की परिभाषा और पूरे प्रपत्र को भरने के चरणों से परिचित होंगे। चलिए सबसे पहले शब्दों की परिभाषाओं को समझने का प्रयास करते हैं। ये परिभाषाएं आपको भाषाई सर्वेक्षण प्रपत्र को समझने और उसे भरने में आपकी सहायता करेंगी। भाषाई सर्वेक्षण प्रपत्र भरने में सबसे पहले आपके समक्ष जो शब्द आएगा वह है शिक्षण का माध्यम। शिक्षण का माध्यम को स्कूल की भाषा भी कहा जाता है। इसे स्कूल में अपनाए जाने वाले निर्देश के आधिकारिक माध्यम के रूप में भी परिभाषित किया गया है। यह वह भाषा होती है जिसमें किसी राज्य या स्कूल की पाठ्यपुस्तकें होती हैं या जिस भाषा में पाठ्यपुस्तकें बनाई जाती हैं। साथ ही परीक्षा भी इसी भाषा में होती है। इसे निर्देश की भाषा के रूप में भी जाना जाता है। उदाहरण के रूप में यदि हम राजस्थान की बात करें तो हिंदी शिक्षण का माध्यम होगा, यानी राजस्थान के ज्यादातर स्कूलों में पाठ्य पुस्तकें हिंदी भाषा में हैं और परीक्षाएं भी हिंदी भाषा में ही होती हैं। दूसरा शब्द है घर की भाषा। घर की भाषा को उस भाषा के रूप में परिभाषित किया जाता है जो बच्चे अपने घरों में माता पिता या परिवार के सदस्यों के साथ बोलते हैं। यह वह भाषा होती है जिसे बच्चे सबसे अच्छी तरह जानते हैं, यानी जब वे पहली बार स्कूल या आंगनवाड़ी, बाल वाटिका कक्षा में आते हैं तो वे इस भाषा को सबसे अच्छी तरह समझते हैं और बोलते हैं। उदाहरण के रूप में राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में बच्चों के घर की भाषा वागड़ी होगी। घर की भाषा को प्रथम भाषा या परिचित भाषा या मातृभाषा के रूप में भी जाना जाता है। तीसरा शब्द है लिंक या संपर्क की भाषा। लिंक या संपर्क भाषा घर के बाहर बोले जाने वाली भाषा है और इसलिए यह घर की भाषा नहीं है। यह क्षेत्र में व्यापक रूप से बोली जाती है। यह वह भाषा होगी जिसे दो या दो से ज्यादा भाषा समूह के लोग आपस में बातचीत के लिए इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के रूप में राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में मालवी या वागड़ी लिंक या संपर्क की भाषा हो सकती है। ध्यान रखें, शिक्षण का माध्यम या स्कूल की भाषा लिंक या संपर्क की भाषा नहीं होगी। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने इन सभी शब्दों की परिभाषाओं को अच्छी तरह समझ लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो के अगले हिस्से में भाषाई सर्वेक्षण प्रपत्र भरने के तरीकों पर बात करते हैं। नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ आप भाषाई सर्वेक्षण प्रपत्र को भरने के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए समझते हैं कि इस प्रपत्र को भरने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। अपनी कक्षा 1 के बच्चों की एक सूची तैयार करें। इस सूची में कक्षा के हर बच्चे के नाम के आगे उसके घर की भाषा लिखें। ध्यान रहे, सर्वेक्षण के बाद यह सूची मांगी जा सकती है, इसलिए इस सूची को अपने कक्षा के रजिस्टर में दर्ज करें। आइए देखते हैं सूची का एक नमूना। स्क्रीन पर दिखाई गई सूची का एक संक्षिप्त रूप इस तरह से तैयार कर लें कि यह स्पष्ट तौर पर समझ आए कि कक्षा में कुल कितनी घर की भाषाएं हैं और कितने बच्चे उन भाषाओं को बोलते हैं। इस जानकारी को दिखाए गए नमूने के अनुसार तैयार कर लें। इस तरह से सूची बनाने के बाद आप अपने विद्यालय की आईडी से शाला दर्पण पोर्टल पर लॉगिन करें। विद्यालय टैब में जाने पर सीधे हाथ की तरफ आपको वहां भाषाई सर्वेक्षण का प्रपत्र मिलेगा, जिस पर क्लिक करने से फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा। इसके बाद आप प्रपत्र भरना शुरू करें। यह राजस्थान राज्य के 24 जिलों के लिए बनाया गया भाषाई सर्वेक्षण प्रपत्र है। इस प्रपत्र की शुरुआत में 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। उस पर क्लिक करने के बाद ही आप प्रपत्र जमा कर पाएंगे। सभी बिंदुओं पर क्लिक करने से पहले प्रपत्र भरने के सभी दिशा निर्देश पढ़ लें और यह वीडियो ध्यानपूर्वक देख लें। खंड ए में आपको विद्यालय और कक्षा 1 में नामांकित बच्चों से संबंधित जानकारी देनी है। स्कूल आईडी से लॉगिन करने पर कक्षा 1 में कुल नामांकित बच्चों या छात्रों की संख्या स्वतः आ जाएगी। खंड बी में शिक्षक से संबंधित जानकारियां देनी है।
प्रश्न 9 में अपने नाम का चयन करें। प्रश्न 10 में अपने मोबाइल नंबर। प्रश्न 11 में आपका गृह जिला जहां के आप मूल निवासी हैं, दोनों की जानकारी आपको देनी है। यदि आपने शाला दर्पण पर यह पहले से अपडेट किया हुआ है तो आपके नाम पर क्लिक करने पर यह स्वतः ही भर जाएंगे। प्रश्न 12 में ड्रॉप डाउन लिस्ट से अपने घर की भाषा का चयन करें। प्रश्न 13 में आपको उन भाषाओं का चयन करना है जिन्हें आप समझने और बोलने की दक्षता के घटते क्रम में जानते हैं। भाषा 1 में वह भाषा चुनें जिसे आप समझने और बोलने में सबसे अधिक कुशल हैं। भाषा 2 में वह भाषा चुनें जिसे समझने और बोलने में आप भाषा 1 की अपेक्षा कम कुशल हैं। और भाषा 3 में वह भाषा चुनें जिसे आप समझने एवं बोलने में सबसे कम कुशल हैं। खंड सी में शिक्षण का माध्यम भाषा और उस भाषा को समझने और बोलने में आपकी कक्षा 1 के बच्चों की क्षमता से संबंधित जानकारी देनी है। प्रश्न 14 में अपने विद्यालय की कक्षा 1 में शिक्षण का माध्यम के रूप में प्रयोग होने वाली भाषा का चयन करें। प्रश्न 15 में शिक्षण का माध्यम भाषा को समझने में बच्चों को 4 स्तरों पर चिन्हांकित करें और हर स्तर पर चिन्हित बच्चों की संख्या भी लिखें। प्रश्न 16 में शिक्षण का माध्यम भाषा को बोलने में बच्चों को 4 स्तरों पर चिन्हांकित करें और हर स्तर पर चिन्हित बच्चों की संख्या भी लिखें। खंड डी में घर की भाषा 1 और उस भाषा को समझने और बोलने की शिक्षक की क्षमता से संबंधित प्रश्न हैं। इसमें सबसे पहले आपने फॉर्म भरना शुरू करने से पहले जो तालिका बनाई है उसको देखते हुए बच्चों के घर की भाषा 1, 2, 3 में क्रमशः भाषा का नाम और उसके आगे संबंधित बच्चों की कुल संख्या दर्ज करें। घर की भाषा 1 का अर्थ है वह भाषा जो कक्षा में अधिकांश बच्चों के घर की भाषा है। घर की भाषा 2 में उससे कम और घर की भाषा 3 में सबसे कम बच्चों के घर की भाषा का चयन करें। इसके बाद भी यदि अन्य भाषा बोलने वाले बच्चे रह जाते हैं तो उन्हें घर की अन्य भाषा में दर्ज करें। प्रश्न 17 में किसी एक भाषा का घर की भाषा 1 के रूप में चयन करें। प्रश्न 18 में घर की भाषा 1 से संबंधित बच्चों की कुल संख्या लिखें। प्रश्न 19 और 20 में घर की भाषा 1 को समझने और बोलने की क्षमता के लिए स्वयं को 1 से 4 स्तर पर चिन्हांकित करें। प्रश्न 21 में आपको घर की भाषा 1 को सीखने सिखाने के लिए अपनी रुचि बतानी है और प्रश्न 22 में घर की भाषा 1 को अपने साथियों को सिखाने में अपनी रुचि को अंकित करना है। खंड ई बच्चों के घर की भाषा 2 और उस भाषा को समझने और बोलने की शिक्षक की क्षमता से संबंधित प्रश्न है। ध्यान रहे, घर की भाषा 2 का अर्थ उस भाषा से है जो घर की भाषा 1 के अतिरिक्त कक्षा के अधिकांश बच्चों के घर की भाषा है। प्रश्न 23 में किसी एक भाषा का घर की भाषा 2 के रूप में चयन करें। प्रश्न 24 में घर की भाषा 2 से संबंधित बच्चों की कुल संख्या लिखें। प्रश्न 25 और 26 में घर की भाषा 2 को समझने और बोलने की क्षमता के लिए स्वयं को 1 से 4 स्तर पर चिन्हांकित करें। प्रश्न 27 में आपको घर की भाषा 1 को सीखने सिखाने के लिए अपनी रुचि बतानी है और प्रश्न 28 में घर की भाषा 2 को अपने साथियों को सिखाने में अपनी रुचि को अंकित करना है। खंड एफ बच्चों के घर की भाषा 3 और उस भाषा को समझने और बोलने की शिक्षक की क्षमता से संबंधित प्रश्न है। ध्यान रहे, घर की भाषा 3 का अर्थ उस भाषा से है जो घर की भाषा 1 और घर की भाषा 2 के अतिरिक्त
कक्षा के अधिकांश बच्चों के घर की भाषा है। प्रश्न 29 में किसी एक भाषा का घर की भाषा 3 के रूप में चयन करें। प्रश्न 30 में घर की भाषा 3 से संबंधित बच्चों की कुल संख्या लिखें। प्रश्न 31 और 32 में घर की भाषा 3 को समझने और बोलने की क्षमता के लिए स्वयं को 1 से 4 स्तर पर चिन्हांकित करें। प्रश्न 33 में आपको घर की भाषा 3 को सीखने सिखाने के लिए अपनी रुचि बतानी है और प्रश्न 34 में घर की भाषा 3 को अपने साथियों को सिखाने में अपनी रुचि को अंकित करना है। अगला खंड जी है। घर की अन्य भाषाओं का अर्थ उस भाषा से है जिससे संबंधित बच्चे घर की भाषा 1, 2 और 3 में शामिल नहीं किए गए हैं। प्रश्न 35 में किसी एक भाषा को घर की अन्य भाषा के रूप में दर्ज करें। प्रश्न 36 में आपकी कक्षा के उन बच्चों की कुल संख्या लिखें जो घर की अन्य भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अंतिम खंड एच है, जिसमें लिंग अथवा संपर्क भाषा से संबंधित प्रश्न है। लिंग अथवा संपर्क की भाषा वह भाषा होती है जिसे एक ही क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न भाषाई समुदाय के लोग आपसी व्यवहार और कामकाज के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह भाषा शिक्षण का माध्यम की भाषा नहीं हो सकती। यदि आपके क्षेत्र में कोई लिंग अथवा संपर्क भाषा नहीं है तो प्रश्न 37 के लिए नहीं चुनें और प्रपत्र सबमिट करें। अगर आप प्रश्न 37 में लिंग अथवा संपर्क भाषा के लिए हाँ चुनते हैं तो शेष 5 प्रश्न स्क्रीन पर दिखाई देंगे। प्रश्न 38 में लिंग अथवा संपर्क की भाषा का नाम चुनें। प्रश्न 29 और प्रश्न 40 में लिंग अथवा संपर्क भाषा को समझने और बोलने की क्षमता के लिए बच्चों को 1 से 4 स्तर पर चिन्हांकित करें और बच्चों की संख्या लिखें। प्रश्न 41 और प्रश्न 42 में लिंग अथवा संपर्क की भाषा को समझने और बोलने की क्षमता के लिए आप स्वयं को 1 से 4 स्तर पर चिन्हांकित करें। प्रश्न 43 और 44 क्रमशः शिक्षक अभिभावकों से किस भाषा में बात करते हैं और बच्चे खेलते समय किस भाषा में आपस में बात करते हैं दिए गए हैं। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर देने के लिए शिक्षक को ड्रॉप डाउन लिस्ट से उनके विद्यालय के संबंध में सही विकल्प का चयन करना है। इसके बाद अंत में दिए गए प्रमाणीकरण बिंदु पर क्लिक करने के बाद प्रपत्र को सबमिट कर दें। प्रपत्र को सबमिट करने के बाद संबंधित पीईओ या यूसीईओ को एक बार जांचने के बाद फाइनल रूप से फॉर्म को सबमिट करना है। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको भाषाई सर्वेक्षण प्रपत्र को भरने का तरीका समझ में आया होगा। वीडियो देखने के बाद भी भाषाई सर्वेक्षण प्रपत्र से संबंधित कोई प्रश्न या शंका हो तो कृपया अपने क्षेत्र के पीईओ या यूसीईओ से संपर्क करें। ध्यान रखें, इस वीडियो में जो जानकारी फॉर्म में भरकर दिखाई गई है वो केवल एक नमूना है। आप सभी को अपनी कक्षाओं की परिस्थितियों के अनुसार ही जानकारी भरनी है। धन्यवाद।